हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, के वी एस और डी ट्रिपल एस बी जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। गाइज, आप अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम गाइज एनालिसिस करने वाले हैं सीटेट, जो कि 2018 में जो सीटेट हुआ था उसका आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को, बाकी के 20 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। गाइज, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि नहीं दिया है, नॉट दिया है, तो अब हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ जाना होगा, मतलब नेगेटिव और जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाना होगा। फर्स्ट, डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये तो अच्छी बात है। कुछ हल करते समय गलतियों को कम करने के लिए ईमानदार रहना, ये भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी सही है। अभिसरण उत्तर वाले जो कन्वर्जेंट आंसर हैं, मतलब सारी दिशाओं से सोचकर केवल एक बिंदु पर आकर जब रुक जाते हैं तो वो कन्वर्जेंट कहलाता है गाइज। तो ये जो समस्या हल करने का जो तरीका है उसमें सबसे कमज़ोर पहलू है अभिसरण वाला। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जो क्रिएटिव बच्चा जो थिंकिंग लगाता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। अपसारी जो होती है ये अभिसारी है, ये अभिसरण चिंतन है। हम अपसारी चिंतन की ओर जाएंगे। आउट ऑफ बॉक्स जो थिंकिंग होती है, विभिन्न दिशाओं में जब बच्चा सोच पाता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है समस्या हल करने का। जहां कहीं पे गाइज आपको नहीं दिख जाए, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए और ऐसे ऑप्शन को चुनिए जो कि एक नेगेटिव हो। यहाँ पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे, लेकिन जो अभिसरण उत्तर वाले जो प्रश्न पूछना है ये सबसे कमजोर पहलू है समस्या हल करने के तरीके में। ठीक, आस्क क्वेश्चन विथ कन्वर्जेंट आंसर्स। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो सभी दिशाओं में बिल्कुल आकर और एक पॉइंट पर रुक जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, मेमोरी, फियर, अटेंशन और स्टिमुलस। स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो जो गाइस डर होता है, जो मैकडूगल द्वारा जो 14 इंस्टिंक्ट दी गई थी उसमें एक इंस्टिंक्ट डर भी है। स्मृति, ध्यान, उत्तेजना ये कहीं नहीं है। जो मैकडूगल द्वारा जो इंस्टिंक्ट थ्योरी दी गई थी जिसमें इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट की बात की थी उसमें डर आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फियर, डर। ठीक है गाइज, ये एक संवेग है, ये इमोशन है। मेमोरी, अटेंशन, स्टिमुलस इज नॉट इमोशन। डर जो है वो आपका इमोशन है। फियर है, लव है, हेट है, एंगर है, ये सब आपके इमोशन में आएंगे, जो कि मैकडूगल द्वारा जो 14 इंस्टिंक्ट की जो थ्योरी दी गई थी जिसमें उन्होंने 14 इमोशंस की बात की थी, उसमें से एक इमोशन कौन सा है? डर है। Next, a 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो पहला क्या है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। तो गाइज ये तो कहीं से कोई बात नहीं, ये नेगेटिव है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है गाइज। अब हम दूसरे ऑप्शन और देख लेते हैं। बच्चे गाय को कभी नहीं देखा, ये कहीं से कहीं तक नहीं है। फिर है, बच्चे का परिवार बच्चे की प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उसने दूध बूथ जो मशीन है वहां से दूध को लेते हुए देखा है, तो वो जो उसका अनुभव है उसके बेस पे वो कह रहा है कि जो दूध है वो बूथ मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। गाइज, जहां कहीं भी आपको ऑप्शन में ये दिख जाए कि बच्चा जो है वो एक पॉजिटिव चीज सोच सकता है, आप आंसर उसी को टिक कर आएंगे।
बिल्कुल आप आंख बंद करके भी देख लीजिए गाइज, जहां पर आपको देखे कि हाँ कहीं भी एक पॉजिटिव जो प्लस पॉइंट जहां पर काम कर रहा है, बिल्कुल बिना सोचे आप उस ऑप्शन की तरफ इजीली जा सकते हैं। जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप चारों ऑप्शंस को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आराम से आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अच्छा वर्णन नहीं, सबसे अच्छा वर्णन। पहला है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, तो केवल अनुशासन बनाए रखना सबसे अच्छा वर्णन नहीं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना, तो भाई जो बुक्स आ गई केवल वही पढ़ाएंगे आप और कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाएंगे बच्चे को। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता सबसे अच्छा तरीका। फिर है आराम के लिए जगह बनाना, और जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें वो सबसे अच्छा आंसर होगा, ऑप्शन होगा क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी, जहां पर बच्चे अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछ सकता है टीचर से, उसके कंफर्ट के लिए आप जगह बनाएं, वो डायलॉग कर सके, संवाद कर सके, अपनी बात को शिक्षक के समक्ष रख सके, पूछताछ कर सके शिक्षक से, अपने मन में जो उठ रहे प्रश्न हैं वो सबसे अच्छा आंसर होगा गाइज। यहाँ पर आपको ये पेडागॉजी है, यहाँ पर आपके बच्चे का जो मन है उसके हिसाब से आंसर देना होगा, जो बच्चे के हित में है हम पेडागॉजी में वही आंसर लगाएंगे। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना अच्छी बात है और उसको दोहराना और भी अच्छी बात है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो सबसे अच्छा ये है कि जो बच्चा जहां संवाद कर पाए वो सबसे अच्छा आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स इनकरेज रिच लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, तो ये तो कहीं से आंसर नहीं हो सकता कि भाई बच्चों की पहुंच से ही परे हो। नेक्स्ट है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक मतलब शेल्फ हो और दिन के किसी भी समय पर वो प्राप्त हो सके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जितने टाइम तक बच्चा स्कूल में है वो उन सभी गतिविधियों को इजीली कर पाए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, तो गाइज इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो खुली गतिविधि दें आप बच्चों को, बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखा हो और दिन के किसी भी समय पर बच्चा उसे उपयोग कर पाए, वो सबसे अच्छा आंसर होगा। अ क्लासरूम विच ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ डे, ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपको आंसर नहीं आए गाइस तो आप एक एक करके नेगेटिव जो आंसर्स होते हैं उनको हटाते चलिए, आप अपने आप एक पॉजिटिव आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। पेडागॉजी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका सी-टेट हो, MP-टेट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की जहां पर CDP और पेडागॉजी आता है, उसका सबसे अच्छा तरीका यही है। आई होप यहाँ तक हमने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमें किस तरीके से एक एक नेगेटिव आंसर को हटाते जाना है और हमारा एक पॉजिटिव आंसर हमारे सामने आ जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स, जहां पर रिसोर्स आ जाएगा, इसे मैंने पिछले जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी बताया था, जहां पर संसाधन की बात आ जाए, जहां पर संदर्भ की बात आ जाए, वो एक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये तो भाई हमें लग रहा है, लेकिन हम और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वे एक राज्य व राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ये इससे कम इफेक्टिव है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन बताते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा गाइस। वे संसाधन रहे संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं,
वे संसाधन रहित है। देखिए संसाधन रहित है तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। राज्य और राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। इसके कंपैरिजन में जहां पर बच्चों को संसाधन प्राप्त हो उनके संदर्भ में सामग्री में से एक हो, वो एक पॉजिटिव आंसर होगा। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेज। रेफरेंस जो मटेरियल होता है, रेफरेंस मटेरियल जो होता है वो अगर क्लासरूम में अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट आंसर वही है। द नेशनल करिकुलम एनसीएफ जिसे हम कहते हैं गाइज, एनसीएफ, ठीक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव थ्योरीज, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जो एनसीएफ है गाइज वो किस पर बेस्ड है, वो रचनावाद पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। जीन पियाजे भी रचनावाद कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। और एनसीएफ भी ये कहता है कि जो बच्चा है उसे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने के लिए एक शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कक्षा में कि वो खुद से कुछ क्वेश्चन कर सके या खुद से कुछ एक्टिविटी कर सके, और जो उसमें उसके मन में चल रहे जो प्रश्न हैं उनके सवालों का जवाब एक शिक्षक उसे प्रदान करे। तो जो एनसीएफ 2005 है वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद पर आधारित है, और जो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अगर आपने पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है तो गाइस एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनी है, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स, जिसमें अभी तक हमने थ्योरीज कर ली है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कब? प्रेरित समझा जा सकता है कब? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने हो स्कूल में, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हो। तो केवल अनुशासन या केवल वर्दी पहनने से आप बच्चों को मोटिवेटेड नहीं समझेंगे। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जब बच्चा मोटिवेटेड होता है, जब वो प्रश्न पूछता है, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। गाइस ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बच्चा है वो शिक्षक से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैंने बताया था। इंट्रिंसिक वो होता है जब बच्चा खुद से अंदर से उसके मन में आए कि हाँ अब उसको पढ़ना है, उसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, वो टीचर से पूछेगा। सेकेंड लास्ट है गाइज आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, और शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। जब बच्चा रियल लाइफ सिचुएशन पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, तभी वो जो अधिगम जो वो सीख रहा है, लर्निंग जो वो कर रहा है, उसमें सुधार कर पाएगा। और ये लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है जब जो बच्चा है उसको आप संसाधन, रिसोर्सेज प्रदान करें, उसका जो जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, उस स्थितियों, उन जो स्थितियां हैं उन पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, तो बच्चा जो है वो अधिगम में सुधार कर पाएगा। आज के लिए लास्ट है गाइस, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है?
फर्स्ट है बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने के लिए तो नहीं है। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए ये भी नहीं है। बच्चों को उनके पाठ रटकर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जहां पर मेमोराइजेशन की बात आ जाए, रोट मेमोराइजेशन की बात आ जाए, वो ऑप्शन पहले कट जाएगा। बच्चा चुप रहेगा कक्षा में तो कैसे कुछ सीखेगा। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, भाई केवल इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं है, जबकि ये है कि चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर कर पाए, वो अपनी लर्निंग को रेगुलेट कर पाए, ये सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। जब बच्चा रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है अपनी शिक्षा को, वो सबसे अच्छा ऑप्शन और सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। अनुशासन ये नहीं है कि बच्चा बस चुप रहेगा तो आप सोचेंगे ये अनुशासित है। तो गाइज इस तरीके से हमने आज अपने जो 10 क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर लिए। मतलब सीटेट जो 2018 में प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड इसी तरह की और पेपर का एनालिसिस करना 2016, 15, 14, 11, 12 इस तरीके के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।